हेलो दोस्तों, मैं शाबिज़ आलम एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की फैकल्टी हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक चैप्टर नंबर 9। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तीनों वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। देखिए, डिविडेंड डिसीजन एक टॉपिक है हमारे यहाँ जिसको हम बहुत रैंडमली ले रहे हैं, जबकि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। जनरली स्टूडेंट्स फार्मूला बेस्ड स्टडी करते हैं, बट हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस में हम आपको डिटेल में बताएं, अपनी क्वालिटी आपको तक पहुंचाएं और उससे आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमारी क्लासेस दूसरे लोगों तक पहुंचेंगी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगी तो उनको भी हमसे और हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। डिविडेंड डिसीजन आसानी से समझ में आएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ेंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। बेसिकली हमें डिविडेंड डिसीजन पढ़ना क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, हमारे कोर्स में कितना कवरेज है कितना नहीं है। ठीक है, सीए फाइनल लेवल में आप एसएफएम के अंदर भी इसको देखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड में चैप्टर है वो एक तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो आपको मालूम होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तब ये चैप्टर पढ़ें तो आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो भी उसको समझ में आए। चैप्टर पढ़ा होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिविडेंड डिसीजन में कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में थ्योरीज दी हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, आपने नोटिंग नहीं करनी है। नोटिंग करने के लिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स सामने शो करूंगा, आप उसको पॉज करके और नोटिंग कर लीजिएगा। अभी जब तक मैं समझा रहा हूँ आपको तो आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हमारे कोर्स में वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं डिविडेंड की प्रैक्टिकल लाइफ में, बट हमारे यहाँ 3 तरह की थ्योरीज रखी गई हैं। एक रखी गई है रेलिवेंट थ्योरीज, इररेलेवेंट थ्योरीज और आपका कुछ अदर थ्योरीज हैं, हम प्रैक्टिकल थ्योरीज कह लेते हैं, जबकि वो अदर हैं, मतलब रेलिवेंट, इररेलेवेंट, प्रैक्टिकल। इनका मैं 1 बाय 1 मीनिंग भी समझाऊंगा। रेलिवेंट थ्योरीज में हमको 2 मॉडल पढ़ने, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। इररेलेवेंट में हमको एमएम अप्रोच पढ़ना है और प्रैक्टिकल में हमको ग्राहम एंड डॉड और लिंटनर मॉडल पढ़ना है। बेसिकली हमारे यहाँ ये 5 मॉडल हैं, 1 2 3 4 5 हैं। आइए पहले मैं आपको, ये तो मैंने बता दिया, ये पढ़ना है हमको, ये हमारा कोर्स का कंटेंट है। आइए मैं थोड़ा थ्योरी से शुरुआत करता हूँ। पहले मैं आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, ये मैं नोटिंग कराऊंगा बट थोड़ी देर के बाद, आप पहले सुन लें। देखिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है शेयर होल्डर को, मतलब कितना करना है डिविडेंड। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, हम ये पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। सर ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का, मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उसके मार्केट प्राइस पर पड़ता है। यानी कि हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अफेक्ट होता है। तो जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं उनकी थ्योरीज को हम रेलिवेंट कहते हैं, और जो थ्योरी ये नहीं मानते जो इकोनॉमिस्ट, जैसे मैंने बताया एमएम यानी कि फ्रैंको मोदिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच,
ये नहीं मानते, ये क्या नहीं मानते, ये नहीं मानते कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से शेयर मार्केट जो शेयर प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, वो अफेक्ट होगा। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस क्या रहेगी और डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करें और मार्केट प्राइस उससे कितना अफेक्ट होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। और इसमें हमें ये देखना है कि एक कंपनी को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं, यानी कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या नहीं, मतलब उनको डिसीजन लेना है करे या नहीं। अगर नहीं तो क्यों, उससे मार्केट प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा, और करे तो फिर एक और डिसीजन लेना है कि कितना करे, मतलब अगर हाँ करे तो फिर कितना करे। अगर वो कहता है हाँ करे, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो फिर ये भी तो होना चाहिए कि ये हमारी जो डिविडेंड, व्हाट शुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो, हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होनी चाहिए। अब जरा मैं एक बार पहले ये जो मैंने बोला है वो सुन लीजिए। देखिए, हमें डिविडेंड डिसीजन में थ्योरीज पढ़नी है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की थ्योरीज, रेलिवेंट थ्योरी, प्रैक्टिकल अप्रोचेस। रेलिवेंट में दो मॉडल पढ़ने हैं, वॉल्टर गॉर्डन। रेलिवेंट में हमको एमएम अप्रोच पढ़ना है और प्रैक्टिकल में हमको दो पढ़ने हैं, लिंटनर और ग्राहम एंड डॉड। हम किसी भी थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले ये समझ रहे हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसका जो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर एक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फिर कितना करे, मतलब जितनी उसकी अर्निंग पर शेयर है उसमें से वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को सारा डिविडेंड दे, पार्टली रिटेन अर्निंग रखे, या कुछ भी डिविडेंड ना दे। बस इस चैप्टर में हमको यही समझाया गया है कि डिविडेंड कितना भी दो या मत दो, जो शेयर का मार्केट प्राइस है यानी कि एमपीएस है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं तो आपकी ये एफर्ट्स रहेंगे कि कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। यही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फाइनेंस मैनेजर, बेसिकली, कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम हो, अल्टीमेटली जो वेल्थ होगी शेयर होल्डर की वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने अभी तक बोला है, पहले मैं उसको दिखाता हूं आपको नोट कैसे करना है। देखिएगा सामने हमने लिखा है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, रेलिवेंट और प्रैक्टिकल। आपको ऐसे नोट्स बनाने। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव में आपने क्या देखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। क्या लिखा है बेटे, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे बांटा जाए। वेदर अ कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंड और नॉट, मतलब डिविडेंड कंपनी बांटे या नहीं बांटे। अगर बांटे, इफ यस, अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन कंपनी हैज टू डिसाइड, कंपनी को डिसाइड करना है व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब हमको 60% डिविडेंड देना है, अर्निंग में से 70 देना है। सर मतलब देखो बेटे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है, जो बचता है उसको हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उस अर्निंग में से जितना डिविडेंड दिया जाता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो ये भी तो क्वेश्चन उठेगा ना कि भाई आप कितना देने जा रहे हैं, 40%, 50%, 60%, 70%। तो जितना भी अर्निंग में से डिविडेंड दिया जाएगा उसको हम आगे से डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलेंगे, और जितना नहीं दिया जाएगा उसको हम रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिटेंशन रेशियो बोलेंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपए हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, उसमें से हमने 1,20,000 यानी कि आउट ऑफ 2 लाख, इट मीन 60% हमने डिविडेंड दे दिया। तो जो 1,20,000 डिविडेंड दे दिया आउट ऑफ 2 लाख, दैट इज 60%, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड रिमेनिंग द बैलेंस विच इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग ₹80,000, दैट इज रिटेंशन रेशियो। तो हमको यही देखना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखें, उससे हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज हो रहा है या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई रखनी चाहिए, डिक्रीज हो रहा है तो हमको नहीं बांटना चाहिए। तो ये हमको देखना है।
Company should distribute profit in such a way that will maximize the wealth of the equity shareholder. और wealth of equity shareholder का मतलब यहाँ पर एक ही चीज है, MPS, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। यहाँ पर तीन थ्योरीज जैसे मैंने बताया ऊपर, रेलिवेंट, इररेलिवेंट और अदर थ्योरीज, फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड MPS। सबसे मेन बात क्या है, चाहे रेलिवेंट थ्योरी हो, इररेलिवेंट थ्योरी हो या प्रैक्टिकल अप्रोचेज हो, वो ये देखती हैं कि क्या रिलेशनशिप है डिविडेंड पे आउट रेशियो में और मार्केट प्राइस में। यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो में और मार्केट प्राइस में कोई नेगेटिव रिलेशन है, कोई पॉजिटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी कि डिविडेंड बांटने से अगर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी बढ़ता है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाने से मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी बढ़ता है, तो ये एक रिलेशन है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कम करने से मार्केट प्राइस बढ़ता है, या अपोजिट रिलेशन हो सकता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है आप डिविडेंड बांटिए मत बांटिए, मार्केट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही सब हमको पढ़ना है ताकि हम सही तरीके से इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है, जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है, वो निकाल सकें। सर ऐसा क्यों निकालते हैं? देखिए, जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता है तो वो ये सोचता है कि यार जो शेयर मैं खरीदने जा रहा हूं वो शेयर कितना वर्थी है, मतलब मैं उसको मैं पैसे लगाऊं तो कितने लगाऊं। भाई अगर आप, एक नॉर्मल सी बात है, एक चेयर भी अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में चेयर को देखने के बाद, उसकी क्वालिटी, उसका मटेरियल देखने के बाद आपके दिमाग में फौरन बिना पूछा उसके दिमाग में दौड़ने लगता है यार इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपीज होना चाहिए, 2000 रुपीज होना चाहिए। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है यार ये चेयर अगर मुझको 1000 रुपीज में मिल गई तो अच्छी बात है। आपने पूछा कितने की है चेयर, उसने कहा 800 की, है ना। हो सकता है कि 800 जो वो बोल रहा है वो उसका प्राइस है, हो सकता है कि वो और कम कर ले। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो मन आप अपने मान रहे हैं कि यार इस चीज का इतना दाम होगा, वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। इस चैप्टर में हम एक्सपेक्टेड प्राइस सीखेंगे। यानी कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इन्वेस्टर जब मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा तो उसे शेयर कितने कीमत पर खरीदना चाहिए या कितने कीमत पर बेचना चाहिए, वो ये देख रहा है। हो सकता है उससे कम ज्यादा पर शेयर बेचे या खरीदे जाए, तो एक्चुअल प्राइस तो वो होगा। यानी कि हमें यहाँ डिविडेंड में जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा। आइए हम, इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए बेटे, ये नोट कर लीजिए, ये है आपका टॉपिक। पॉज करिए, सिर्फ मैं पॉजिंग का टाइम दूंगा और जब मैं बोलूं नोट करना है तो उसके बाद, नोट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा आप। ये लीजिए, आइए हम वो पढ़ने जा रहे हैं वॉल्टर मॉडल। इसको हम यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, नोटिंग नहीं करनी है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखिएगा, इससे ज्यादा डिटेल में आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला। ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 है, नोट बाद में करिएगा। नाम है प्रोफेसर जेम्स वॉल्टर, ये नाम है। वॉल्टर कहता है, समझिएगा, वॉल्टर ने एक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के बारे में कहा कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब वो कहता है कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है वो कहता है कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर में होने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर, मतलब वो कह रहा है कि वॉल्टर का मानना यह है कि एक शेयर का प्राइस जो है वो इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में आने वाले समय में कि जो एक शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेंगे उसकी परसेंट वैल्यू के बराबर कम से कम शेयर का प्राइस, दाम होना चाहिए। समझिएगा इस बात को, जो मैंने बोला है इसको बहुत ध्यान से सुनना है।
यानी कि वॉल्टर का कहना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, अब वो ऑफ ऑल फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे, फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, एक तो शेयर होल्डर को मिलेगा जी डिविडेंड, कंपनी से, जिस कंपनी का वो शेयर खरीदेगा उससे डिविडेंड मिलेगा, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। और जो डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, अर्निंग में से जो पैसा नहीं मिल पाएगा, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। उस रिटेन्ड अर्निंग पर भी कंपनी कुछ ना कुछ अर्न जरूर करेगी, उसको हम कहेंगे रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग। यानी कि भविष्य में देखिए जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ तो डिविडेंड मिल जाएगा, तो जितना भी आने वाले भविष्य में फ्यूचर में जितना भी डिविडेंड मिलेगा, एक तो उसकी परसेंट वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनना, मैं दोबारा समझा रहा हूं, वॉल्टर ने प्राइसिंग ऑफ द शेयर के लिए जो मॉडल या मेथड या फॉर्मूला समझाया है, मैं डायरेक्टली उसको नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा ये नहीं लिख रहा हूं देखो ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। वॉल्टर कहता है कि फ्यूचर में एक शेयर होल्डर को जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, वैसे वॉल्टर का मानना है इनफाइनाइट ईयर्स तक। वॉल्टर की कुछ अजम्पशंस हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा, उसकी 3 अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन ये है, और ये जो मेथड उसने दिया है, सजेस्ट किया है, इन्हीं अजम्पशंस पर आधारित है, बेस्ड है। नंबर 1, इनफाइनाइट ईयर्स हैं, मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, फ्यूचर डिफाइन नहीं है, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जिसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं, है ना, या हम उसको डिस्काउंटिंग रेट भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा डिस्काउंटिंग रेट, ये है ना। और जो अर्निंग है पर शेयर वो भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इनफाइनाइट ईयर, कांस्टेंट केई और कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर, ये 3 अजम्पशन दिमाग में रखना, अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट, केई कांस्टेंट, और इनफाइनाइट ईयर्स तक हमें ये अर्निंग होती रहेगी। अब जरा समझिएगा, वॉल्टर कहता है कि जितनी भी अर्निंग होगी, अब वो अर्निंग हर साल एक जैसी होगी, मान लीजिए 20 रुपीज पर शेयर अर्निंग है इस साल, नेक्स्ट ईयर भी 20 होगी, थर्ड ईयर भी, सेकेंड ईयर भी 20, थर्ड ईयर भी 20, फोर्थ ईयर भी 20, फिफ्थ ईयर भी 20, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक, इनफाइनाइट ईयर्स तक वो 20 20 20 20 होती रहेगी। उस 20 के 2 पार्ट्स होंगे, कुछ तो शेयर होल्डर को मिल जाएगा, उसको तो कहेंगे हम डिविडेंड, और कुछ कंपनी रिटेन करेगी, जितना पैसा रिटेन करेगी कंपनी फिर उसको री इन्वेस्ट करेगी, भाई कहीं तो लगाएगी ना कंपनी, वॉल्टर कहता है। अब वॉल्टर क्या, एक नॉर्मल बात भी हम करें, अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद भी बचा रही है, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, तो उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए बचा रही है, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस के लिए बचा रही है, और फिर उसको रिटेन अर्निंग को वो करेगी री इन्वेस्ट, उस री इन्वेस्टमेंट पर होगी रिटर्न, भाई वो भी शेयर होल्डर की है, क्योंकि अगर जितना पैसा कंपनी कमाएगी, जो मार्केट प्राइस है शेयर होल्डर का वो बढ़ेगा, उसकी वेल्थ बढ़ेगी, है ना। भाई कंपनी अगर ज्यादा पैसे कमाएगी तो जो शेयर की इमेज है, गुडविल है, जो उसके प्राइस है वो बढ़ेंगे। तो फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक तो डिविडेंड मिलने वाला है अर्निंग में से, और जितना रिटेन्ड अर्निंग होगी उस रिटेन्ड अर्निंग पर होगी रिटर्न। ध्यान से सुनना, रिटेन्ड अर्निंग नहीं मिलेगी, रिटेन्ड अर्निंग अगर मिल जाएगी तो फिर तो वो डिविडेंड हो गया, रिटेन्ड अर्निंग नहीं मिलेगी, रिटेन्ड अर्निंग पर रिटर्न होगी, वो रिटर्न इस शेयर होल्डर को की होगी, उससे बेनिफिट उसी को मिलेगा। समझिए भाई, देखिए इस अर्निंग में से इसको डिविडेंड मिला है, अगर अगली बार जो अर्निंग होगी उसमें से भी तो डिविडेंड, और उसी को फायदा होगा ना शेयर होल्डर को। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सारी की सारी इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, उसमें से जो पैसा मिल जाता है वो डिविडेंड है, जो नहीं मिला वो रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग को जो री इन्वेस्ट करके जो रिटर्न होगी वो भी तो शेयर होल्डर की है ना अल्टीमेटली, क्योंकि सबको दिया जा चुका है, और जितना पैसा कंपनी कमाएगी शेयर के दाम बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही है आपके। आइए मैं अब आपको इस बात को समझाता हूँ। तो रिटेन्ड अर्निंग को हम ऐसे लिख लेते हैं, जितना भी अर्निंग होगा पर शेयर उसमें से डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा उसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन्ड अर्निंग है, ये वाला हिस्सा, और इस रिटेन्ड अर्निंग को हम आर रेट मान लेते हैं, मतलब एट आर, मतलब आर रेट ऑफ रिटर्न, इस रेट पर, आर रेट पर हम री इन्वेस्ट कर देंगे।
मान लीजिए 12% पर हम री इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा मान लीजिए, यानी कि जितना भी हमारा रिटेन्ड अर्निंग होगी उसे हम 12% पर री इन्वेस्ट कर देंगे, और केई है हमारा 10%, मतलब ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। आइए मैं पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूं पूरी बात। देखिए वॉल्टर क्या कहता है। मान लीजिए आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटेन्ड अर्निंग को हम री इन्वेस्ट करेंगे 12%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। हाँ ये उल्टा भी हो सकता है कि केई ज्यादा हो और रेट ऑफ रिटर्न कम हो, तब क्या होगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और अर्निंग पर शेयर ये हमेशा एक जैसी रहेगी, ये अजम्पशन है 20 रुपीज पर शेयर, ये चेंज नहीं होगी, ये अजम्पशन है वॉल्टर की। उसी अजम्पशन पर उसने जो फॉर्मूला डराइव किया और लोगों के सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है, वो उसी अजम्पशन पर है कि इनफाइनाइट ईयर्स हैं, कांस्टेंट ईपीएस है और कांस्टेंट के ही है। अब समझिएगा, सुनिए, समझिएगा इसको। वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि जो शेयर प्राइस है आज, वो होगा जितनी भी एक्सपेक्टेड अर्निंग है 20, और ये 20 अगर सारा डिविडेंड बांट दें, 20 में से कुछ भी रखे ही नहीं, सारा का सारा शेयर होल्डर को दे दें हम, सारा का सारा 20 कमाया शेयर होल्डर को, 20 कमाया शेयर होल्डर को, 20 कमाया शेयर होल्डर को, कब तक 20 देते रहेंगे, शेयर होल्डर को देते रहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट ईयर अजम्पशन है। कांस्टेंट ईपीएस, हर साल 20 रुपए वो कमाएगा, जो लगी हुई वेल्थ है उससे 20 रुपए कमाता रहेगा, और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 20 के 20 सारे के सारे शेयर होल्डर को दे देते हैं। अच्छा, अगर 20 सारे शेयर होल्डर को दे देते हैं, T1 पे जो 20 कमाए, T2 पर 20 कमाए, T3 पर 20 अर्निंग है, और ऐसे ऐसे टी इनफाइनाइट तक 20 है, तो सारी की सारी अर्निंग हमने शेयर होल्डर को दे दी डिविडेंड के रूप में, कोई भी रिटेन्ड अर्निंग रखी है। मैं अभी आपको शुरुआत में समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि इस 20 में से कुछ डिविडेंड दे दिया और कुछ रिटेन्ड अर्निंग। तो पहले मान के चलिए ये अर्निंग है 20, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनफाइनाइट ईयर तक 20 रिटेन्ड अर्निंग है, और सारी की सारी हमने शेयर होल्डर को दे दी, और शेयर होल्डर 20 ले गया। इस 20 की जो परसेंट वैल्यू होगी, इस 20 की जो परसेंट वैल्यू होगी, इस 20 की जो परसेंट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट तक जो 20 मिल रहे हैं उनकी जो परसेंट वैल्यू का एग्रीगेट होगा, उस एग्रीगेट के बराबर वॉल्टर कहता है आज का शेयर प्राइस होगा इस शेयर का। यानी कि प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा, तो जितनी भी अर्निंग इसको इनफाइनाइट तक मिलेंगी, और वो सारी की सारी अर्निंग एज डिविडेंड हम दे रहे हैं शेयर होल्डर को, उन सब की जो परसेंट वैल्यू होगी। अब देखो परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस 20 को फर्स्ट ईयर के परसेंट वैल्यू फैक्टर रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर पे 20 मिला आपको, इसको परसेंट वैल्यू फैक्टर ये होता है जी, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट ईयर वाले 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर वाले 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे चलते चलते ये चलेगा बेटे 20 इंटू में इनफाइनाइट ईयर्स तक, तो ये तो चलता रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा, जब ये ना दिया हो कि कितने ईयर तक ये होगा, इनफाइनाइट तक ईयर तक होगा, कहां तक होगा, जब ये ना दिया हो कि 10 साल 20 साल 25 साल और परपेचुअल लाइफ हो, मतलब 20 आते रहेंगे, बस 20 ही मिलते रहेंगे आपको हमेशा, मतलब अर्निंग मिलती रहेगी, और वो अर्निंग हम सारी की सारी डिविडेंड के रूप में, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, सारी की सारी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, और इनका आप जब सम करेंगे, इनका सम कर लेना, चाहे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर लेना, और मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, वो ये, कभी भी इनफाइनाइट ईयर्स हो और कैश इनफ्लोज, ये कैश इनफ्लोज ही तो है एक तरीके के, हर साल एक जैसे हो कैश इनफ्लोज, तो याद रखिएगा आप कुछ भी मत करिएगा इतना लंबा चौड़ा काम, बस जितनी भी अर्निंग हो रही है उसको आप रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो केई है, जो डिस्काउंटिंग रेट है, उससे डिवाइड कर दीजिए, ये 200 रुपये आएगा। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते,
आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इन सब का सम यहां से लेके यहां तक 10 रुपये आएगा। आप करके देख लेना। आप कैलकुलेटर उठाना, देखो मैं दिखाता हूं आपको कैलकुलेटर पे सामने। ये कैलकुलेटर लिया हमने, 1/1.1, 1=2, 3, 4। हमें इक्वल का साइन प्रेस करना है दोस्तों जब तक पॉइंट के बाद 2 या 3 डेसिमल तक जीरो ना आ जाए। हम करते रहेंगे, एक जगह जाके जीरो आ जाएगा, डबल जीरो, है ना। ये आना शुरू हो जाएगा अब, ये लो जी, ये आने लगा जीरो। ठीक है, ये तकरीबन 55-56 बार प्रेस करने के बाद ये जीरो हो गया है। यानी कि 58 साल के बाद, 58 ईयर्स के बाद जीरो हो गया है ये। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 58 के बाद जीरो हो गया तो आप जीरो जोड़ते चले जाओगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे और वैल्यू कम, अगली बार और वैल्यू कम, अगली बार और वैल्यू कम, अगली बार और 58 टाइम्स के बाद, 58 ईयर्स के बाद ये जीरो हो गया है, नेग्लिजिबल अमाउंट हो गया। अब आप जीरो जोड़ते हुए चले जाओगे तो कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट थोड़ी होगा। अब इनका ग्रांड टोटल कर दो आप, ये 9.995 आ रहा है। अगर 8-10 बार और कर लेते ना आप इक्वल का साइन, तो ये बेटा पूरा 10 हो जाता। यानी कि ये, तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि अगर परपेचुअल लाइफ हो और कैश इनफ्लो सेम हो और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप एक सिंपल सा मेथड चुनिएगा कि जो भी कैश इनफ्लोज हैं उनको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या करिए, मतलब ये कर दीजिए, जो भी आपके कैश इनफ्लोज हैं, एक ही जैसा कैश इनफ्लो है, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूला भी बना के कह सकते हैं कि E/K। ऐसा आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में भी पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूं। वहां आपने ये पढ़ा था KE = EPS/MPS, अर्निंग प्राइस मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ये वही मेथड है, ठीक है। मगर ऐसा तो है नहीं कि अर्निंग जितनी भी हो रही है वो हम सारी की सारी डिविडेंड के रूप में, अगर अर्निंग सारी डिविडेंड के रूप में दे देंगे तो वॉल्टर के हिसाब से ये मेथड है। बट अगर अर्निंग में से कुछ दे रहे हैं डिविडेंड और कुछ हम रिटेन अर्निंग रख रहे हैं तो क्या होगा, वही डाटा जो अभी हमने यूज किया है। तो एक तो मेथड ये हो गया वॉल्टर के हिसाब से, अगर हम सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो, अगर सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि रिटेन अर्निंग हम रखें ही नहीं बिल्कुल भी। वो कब करेंगे मैं बताऊंगा आगे चलकर, कब हमें रिटेन अर्निंग रखना ही नहीं है। 100% डिविडेंड कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तो बताऊंगा। तो जहां पर हमें 100% डिविडेंड अर्निंग को एज ए डिविडेंड दे देना है, जहां पर हर 100% अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड के रूप में दे देना है शेयर होल्डर को, वहां पर ये मेथड लगेगा एज पर वॉल्टर। और ये बता दिया मैंने क्यों लगेगा, E/Ke कैसे आया। तो अगर Ke कांस्टेंट है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूं, Ke कांस्टेंट है, इनफाइनाइट ईयर है, तो ऊपर भी कांस्टेंट ही वर्ड हो, कांस्टेंट ही एलिमेंट होगा। और अगर कैश इनफ्लो सेम है, इनफाइनाइट ईयर है, तो आप उसे रेट ऑफ जो रिटर्न है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कह रहा हूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है उससे डिवाइड कर दे तो आपकी परसेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मैं एक बार और बोल देता हूं, कभी भी आपको परसेंट वैल्यू निकालनी हो तो जितनी भी आपकी अर्निंग्स हैं, जितनी भी आपकी अर्निंग्स हैं, उन अर्निंग के लिए आप क्या करिए, सुनिएगा, जितनी भी अर्निंग है 20 इनफाइनाइट ईयर तक हो रहा है, तो आप बार बार मल्टीप्लाई ना करके बस एक बार ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक, सिंपल। तो जहां पर 100% अर्निंग शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, वहां पर हम अर्निंग को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा परसेंट वैल्यू फैक्टर है। सुनिएगा, तो वॉल्टर के हिसाब से एक बात ये हो गई, जहां पर 100% डिविडेंड दे दिया जाए, जहां पर 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो, वहां पर प्राइस ऑफ शेयर निकालने के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग है
उस एक्सपेक्टेड अर्निंग को डिवाइड कर देंगे हम केई से। तो इसको तो अगर हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक के हिसाब से कहें, कैश इनफ्लोज सेम है हमारे, और ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर। और ऐसा हम आपको कैपिटल राशनिंग में भी पढ़ाया है, कैपिटल बजटिंग के अंदर, वहां पे डिटेल में बताया ये, और अभी भी बता दिया है मैंने। और क्या बताया है वो बेटे, ये देखो कि कैश इनफ्लोज एक जैसे हैं, यानी कि अर्निंग इनफाइनाइट ईयर तक है। आप बेटा कब तक मल्टीप्लाई करोगे इसको, एक जगह जाकर ये जो एलिमेंट है ये 1/1.1 की पावर 58 जहां हो रहा है, वहां पे वैल्यू तकरीबन 0.00 हो गई है, एक जगह जाके 0.000 हो जाएगी। तो जब इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं, 0 जुड़ेगा, तो आप अगर मान लीजिए 60 टाइम 70 टाइम 80 टाइम कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद जाके इस टोटल वैल्यू पर ये कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये किसी भी कंडीशन में इसका जो सम होगा यहाँ से यहाँ तक, वो 10 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो डिक्रीजिंग वाला होता है ना, a/1 - r की पावर n, ऐसे करके जो आप फॉर्मूला बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, है ना। मैं भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला भी फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, वो क्या है, a/1 - r जब आप इन्फिनिटी तक करते हैं डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो वो यही आएगा, a/1 - r। उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब यहीं पर हम इस बात को विराम देते हैं। वो विराम क्या देते हैं कि जब भी कैश इनफ्लोज एक जैसे हों और सारी की सारी अर्निंग डिविडेंड के रूप में बांट दी जाए, तो वहां पर आपने एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड अर्निंग अपॉन में केई, बस। अब दूसरी बात, हर जगह तो ऐसा नहीं है, हर केस में कि कंपनी, वॉल्टर कहता है हर केस में तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी अपनी 100% अर्निंग डिविडेंड को दे देगी। कहीं पर ऐसा भी होगा, कुछ डिविडेंड देगी और कुछ नहीं देगी, है ना, कुछ दे देगी और कुछ नहीं देगी। और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कुछ दे ही नहीं, है ना। तो जहां पे दे ही नहीं, वहां पे तो कोई बड़े आराम से निकल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो वॉल्टर कहता है, अब समझिएगा, अगर मान लीजिए 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, सपोज करो, यहां से बेसिकली ये शुरुआत है मेथड की। अभी तक मैंने जो बताया है वो आपको वॉल्टर को समझाने के लिए बताया है, मैंने भी लिखवाया कुछ नहीं है आपको, आपने बस सुनना है, समझना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 70%, 100% नहीं है। मतलब वॉल्टर कह रहा है कि कुछ ऐसी केसेस होंगे, वो मैं आगे बताने वाला हूं, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर हम 100 अर्निंग को 100% डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को नहीं देंगे। इनफाइनाइट ईयर्स है, ये तो अजम्पशन है, तभी इसका मेथड लगेगा। और अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज है, केई वही है आपका 10%, और आर जो है रेट ऑफ रिटर्न 12% है। जब हम रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट करेंगे तो 12% की रेट पे करेंगे। अब जरा समझिएगा क्या कहता है वॉल्टर कि फ्यूचर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो फ्यूचर बेनिफिट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताए, दो हैं। एक तो इस अर्निंग में से जो डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को वो, और डिविडेंड देने के बाद जो रिटेन अर्निंग बचेगा, और उस रिटेन अर्निंग को जो री इन्वेस्ट करके वो 12% कमाएगा, वो भी फ्यूचर बेनिफिट है शेयर होल्डर के लिए। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को वो कहता है, जो उन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होगा शेयर का, ये वॉल्टर कहता है। देखिए समझिएगा, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं यहां पर, T0, T1, T2, T3, T4, और ये चलते 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 T इंफिनिटी तक जा रहा है। हमें यहां पर प्राइस बताना है, प्राइस बताएंगे। अब देखिए, इस 20 में से डिविडेंड आज तो नहीं मिलेगा, आज शेयर खरीदोगे आज ही डिविडेंड नहीं मिलेगा ना, अगले साल मिलेगा। मान लीजिए 70% मिल रहा है, तो 20 का 70% कितना हो गया, यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा 14, यहाँ पे डिविडेंड 14 कांस्टेंट मिलेगा ना आपको, 14 14 14,
14 कैसा है, 20 की अर्निंग में से 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो रिटेन अर्निंग कितना हो गया, 6 रुपीज। कैसे, 20 माइनस 14 ई माइनस डी, 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए। अब समझना, ये जो 6 रुपए हैं इनको हम री इन्वेस्ट कर देंगे, टू बी री इन्वेस्टेड एट आर। इसको भी री इन्वेस्ट करेंगे हम, ये दिमाग में रखना, ये अलग री इन्वेस्ट होगा, ये अलग री इन्वेस्ट होगा, टू बी री इन्वेस्टेड एट आर। ये भी री इन्वेस्ट होगा, टू बी री इन्वेस्टेड एट आर। सारे री इन्वेस्ट होंगे, ये भी री इन्वेस्ट होगा, ये भी री इन्वेस्ट होगा आर पर। आर का मतलब है 12% के रेट पर, 12% के रेट पर ये री इन्वेस्ट कर देंगे। अब क्या कह रहा है वो वॉल्टर, प्राइस ऑफ शेयर टुडे, आज शेयर के दाम क्या होने चाहिए एक्सपेक्टेड, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट। और ऑल फ्यूचर बेनिफिट क्या है, एक है डिविडेंड और एक है रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग पर होने वाली रिटर्न। और रिटेन्ड अर्निंग कितनी है हमारी, 6 रुपए। बेटे ये तो है 14 और ये 6, कैसे आया था ये 6, ई माइनस डी, 20 माइनस 14, और 20 माइनस 14 का आएगा 6, उस 6 को हम री इन्वेस्ट करेंगे आर, रेट ऑफ रिटर्न पर, 12% के रेट पर। बात समझ में आ रही है। तो रिटेन अर्निंग क्या है दोस्तों, ई माइनस डी। उस ई माइनस डी को हम आर रेट ऑफ रिटर्न पर री इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ई माइनस डी इंटू आर करेंगे, मतलब 20 माइनस 14 बचा 6, उस 6 को हम 12% पर री इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छा, दिमाग में आपके क्वेश्चन चलना चाहिए कि पिछला जो मैंने जो वॉल्टर का फर्स्ट पार्ट बताया उसमें बताया कि हम कुछ भी रिटेन अर्निंग नहीं रख रहे हैं, सारा का सारा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो वहां तो बड़ा आसान सा है, अर्निंग अपॉन के ई, प्राइस ऑफ शेयर निकालने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट 20 20 20 20 20, मगर 20 में से 14 अगर डिविडेंड दे रहे हैं और 6 बचा के चल रहे हैं, और फिर 6 रुपए दे नहीं रहे हैं शेयर होल्डर को, ये 6 रुपए शेयर होल्डर को नहीं मिलेंगे, ये 6 रुपए तो हम एक्सपेंशन के लिए लगा देंगे, फिर अगले साल का 6 एक्सपेंशन के लिए लगा देंगे, अगले साल का 6, उस 6 रुपए पर जो रिटर्न होगी वो शेयर होल्डर की है। इससे तो एसेट आ जाएगा ना, इससे तो हम प्लांट खरीद लेंगे, स्टॉक खरीद लेंगे, फिर इससे प्लांट खरीद लेंगे, स्टॉक खरीद लेंगे, कुछ डेटर में चला जाएगा पैसा। भाई बैलेंस शीट की इधर रिटेन अर्निंग है तो इधर एसेट्स में चला जाएगा ना पैसा। तो ये तो शेयर होल्डर को ये नहीं मिलना, अब इस पर रिटर्न मिलना है। तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन होगा, यार कहां पर शेयर होल्ड, कहां पर कंपनी को सारा का सारा अर्निंग डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए और कहां नहीं देना चाहिए। उस क्वेश्चन का जवाब बाद में आएगा, वो है। अभी हम क्या कह रहे हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट को हमने शुरू किया है, जो मेन पार्ट है इसका, कि सारा की सारी अर्निंग हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं देने वाले, कुछ देंगे और कुछ नहीं देंगे, थोड़ा देंगे थोड़ा नहीं देंगे। तो हमने 20 में से 14 दे दिया, 6 बचे, उस 6 रुपए को हमने आर रेट पर 12% के रेट पर री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये और जो 12% करके आएगा वो आएगा 6 रुपए का 12%, 72 पैसा। इन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी आज के रेट पर, वो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को हम आज का शेयर प्राइस कहेंगे। अब इस प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझिए, डी प्लस ई माइनस डी इंटू में आर, ये तो है फ्यूचर बेनिफिट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग पर रिटर्न। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट से, यानी कि डिस्काउंटिंग रेट से, ये 10% है तो ये हो जाएगा 10%। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर तक एक ही जैसा रेट चलेगा तो हम के ई से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप, मैंने भी बताया था, अगर एक ही जैसा हमको पैसा मिलना है परपेचुअल टाइम तक, 14 14 14 14 14 14 14 और 6 का 12%, 0.72 0.270, तो कैश इनफ्लोज जब अभी बताया ना, कैश इनफ्लोज जब एक जैसे हो, परपेचुअल लाइफ हो, तो आप उसे डिस्काउंटिंग रेट से, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट से डिवाइड अगर कर दें, है ना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने।
बात समझ में आ रही है ना? ये मल्टीप्लाई क्यों किया है मैं, ये जो 1 अपॉन के ई किया है, ये क्या किया है? एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये डिवाइड किया है के ई से मैंने। मान लीजिए के ई है जैसे अभी मैंने बताया 10%। अब जब डिविडेंड और रिटेन अर्निंग की रिटर्न, हमारे दो कैश इनफ्लो हो गए ना, अभी पिछले में तो बस एक ही कैश इनफ्लो था, अर्निंग 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 अर्निंग। अब 14 प्लस 6 का 12%, हमें यही तो दो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो जब ये मिलते रहेंगे होगा, परपेचुअल होगा, तो उस केस में जब परपेचुटी आती है, उस केस में मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, ध्यान से सुनना। जब ये परपेचुअल होता है तब आप उसे के ई से डिवाइड कर दें तो परसेंट वैल्यू आ जाती है। बेटा अभी बताया था ना मैंने आपको, देखो ये यहाँ 20 हमारा ये इनफ्लो था, हमने डिवाइड कर दिया उसे के ई से। ये डिवाइड करा, देखो ये रहा, ये डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा मेथड क्या बन गया था? अर्निंग अपॉन के ई, और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकल गई थी। ये प्रेजेंट वैल्यू तो हो गई थी फ्यूचर बेनिफिट की, वहां पे फ्यूचर बेनिफिट बस अर्निंग था, यहां पर फ्यूचर बेनिफिट दो हैं, एक डिविडेंड और एक रिटेन्ड अर्निंग पर मिलने वाली रिटर्न। ये है हमारे दो फ्यूचर बेनिफिट, ये दोनों फ्यूचर बेनिफिट हैं। और इन फ्यूचर बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने के ई से डिवाइड करा। डायरेक्ट के ई से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि लाइफ परपेचुअल है, और जब भी परपेचुअल लाइफ हो, अगर आप कर भी लेंगे इसे 1/1.1 फर्स्ट, 1/1.1 सेकंड, कितनी बार करेंगे भाई? यही होता है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट। ये हो गया 10% के रेट से 0.909, सेकंड ईयर का 0.826, 0.751, 683, 621, 564। कब तक करेंगे इसको? कितने ईयर तक मल्टीप्लाई करेंगे? लाइफ तो कोई है ही नहीं ना, परपेचुअल लाइफ है, तो कब तक करेंगे? क्या बार बार करते रहेंगे? 100 बार करेंगे, 150 बार करेंगे। एक जगह जाके बेटे ये वैल्यू, मैंने पहले भी बताया, एक जगह जाकर ये वैल्यू जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये होने लगी जीरो। अगर इसमें ऐड भी करोगे तो क्या ऐड करोगे? कुछ भी नहीं ऐड कर पाओगे। तो आपको मैंने सिंपल बात बता दी है, जब भी परपेचुअल लाइफ हो और कैश इनफ्लोज इक्वल हो तो आपके ई से डिवाइड, ये डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड करने से इसकी परसेंट वैल्यू आ जाएगी। मगर क्या फॉर्मूला बन रहा है? आप जरा जरा ध्यान से देखें, डी प्लस ई माइनस डी रिटेन अर्निंग इंटू में रेट आर, रेट ऑफ रिटर्न, होल अपॉन के। मगर जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहां पर भी एक के ई है फॉर्मूले के अंदर। इसका तो मैंने मतलब बता दिया परसेंट वैल्यू निकालने के लिए, और यहां पर भी एक के ई है, तो मैं आपको बता दूं ये भी परसेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो क्वेश्चन अब ये उठता है, अगर ये के ई ना होता तो आपके फॉर्मूला समझ में आ गया था, मगर जब आप बुक में फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे है, डी प्लस ये रिटेन अर्निंग इंटू में आर अपॉन के ई, फिर होल अपॉन के ई। तो ये जो होल अपॉन के ई है ये परसेंट वैल्यू निकालने के लिए, और ये वाला जो के ई है ये भी परसेंट वैल्यू निकालने के लिए। यही है मेन इस फॉर्मूले के अंदर पॉइंट। यहां तक फॉर्मूला कैसे पहुंचा, इस के ई को छोड़ के, वो समझ में आ रहा होगा, इस के ई को छोड़कर आपको भाई ये डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग का रिटर्न अपॉन में के ई हमने किया है परसेंट वैल्यू निकालने के लिए। मगर जब आप वॉल्टर का फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर एक बार के ई नहीं है, दो बार के ई है, एक होल अपॉन के ई है और एक स्पेशली इस आर के नीचे के ई है। तो वो क्यों है, आइए मैं उसको समझाता हूं। डिविडेंड वाली बात तो समझ में आ जाएगी हमारे भाई। देखिए ना, जो डिविडेंड वाली बात है 14 जो हमें मिलेगा, आइए मैं समझाता हूं। T0 पे तो कुछ मिलेगा नहीं डिविडेंड, T1 से मिलना शुरू होगा। 14 ये डिविडेंड है जी, 14 डिविडेंड, ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, चलो जी मिल गया, ये आ गया। इन सब की ले ली हमने क्या, घबराओ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। कैसे निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड? एक जैसा इनफ्लो है, परपेचुअल लाइफ है, डी एक जैसा इनफ्लो है, और जब परपेचुअल लाइफ हो तो आप किससे डिवाइड कर दें? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, डिस्काउंटिंग रेट से। मगर हमारे फ्यूचर में होने वाले डिविडेंड सिर्फ ये नहीं है, प्लस और भी हैं। क्या है वो है रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स।
वो रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, ये है रिटेन अर्निंग, उसकी रिटर्न ये है। आइए इसको समझाना है कि इसके अपॉन में के ई क्यों है, फिर अलग से के ई क्यों है। T0, T1, T2, T3, T4, T इन्फिनिटी। 20 - 14 ये हो गई रिटेन अर्निंग 6, इसका 12% हो गया 0.72। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी हमें रिटेन अर्निंग पर री इन्वेस्टमेंट करेंगे हम 0.72। यहाँ पर भी हमें 20 - 14 यहीं पर ध्यान से देखना है। अगर यहाँ ध्यान चूक गया समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप मन भर के बार बार उसको देख सकें और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकें, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूँ किसी और वीडियो में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलने वाला। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट ईयर की रिटेन अर्निंग पर रिटर्न मिली हमें। फर्स्ट ईयर 6 रुपए हमने बचाए, 6 रुपए को ऐसे मानो 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ का 12% 72 लाख। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में जो 6 करोड़ रुपए लगाए वो सेकंड ईयर में भी तो कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे ना भाई। ये जो 6 करोड़ रुपए लगा रहे हो आप सेकंड ईयर में, ये अलग है। जो फर्स्ट ईयर में 6 लगाए थे वो सेकंड में भी तो बिजनेस के अंदर लगे हुए होंगे ना। थर्ड में भी वो भाई, फर्स्ट ईयर में आपने 20 करोड़ कमाए, 14 करोड़ दे दिए शेयर होल्डर को, 6 करोड़ रुपए की रिटेन अर्निंग बची, उस पर उसे लगा दिया बिजनेस के अंदर वापस। तो जब लगा दिया फर्स्ट ईयर में तो वो सेकंड ईयर में कहीं निकाल के थोड़ी वापस ले गए, वो तो बिजनेस में लगा ना। 12% आपने कमाया उस पर 72 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर पे भी तो उस 6 करोड़ पे 12% कमाओगे ना आप, 72 लाख। इस बात को दिमाग में लाना। थर्ड ईयर में भी तो उस 6 करोड़ पे 12% कमाओगे ना आप, 72 लाख। फोर्थ ईयर में भी तो उस 6 करोड़ पे 12% कमाओगे ना, 72 लाख। जैसे सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में आपने 20 करोड़ रुपीस कमाए, 14 दे दी शेयर होल्डर को, 6 करोड़ बचे। ये 6 करोड़ अलग से लगा रहे हो आप। फर्स्ट ईयर वाले 6 करोड़ अलग हैं, सेकंड ईयर वाले 6 करोड़ अलग हैं, थर्ड ईयर वाले 6 करोड़ अलग हैं, फोर्थ ईयर वाले 6 करोड़ अलग हैं। ये जो 6 करोड़ पे 12% कमाया आपने 0.72, क्या मुझे ये बताओ बस 0.72 यहाँ कमाओगे, 0.72 यहाँ नहीं कमाओगे। यहाँ 2 बार 0.72 मिलेगा आपको। एक ये सेकंड ईयर के 6 करोड़ पे 0.72 और एक 6 करोड़ जो फर्स्ट ईयर का है उस पे 0.72। थर्ड ईयर में आपको 3.72 मिलेंगे भाई। ये वाला भी तो मिलेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और खुद थर्ड ईयर का। भाई थर्ड ईयर में 6 करोड़ बचा, उसे री इन्वेस्ट किया, 12% से कमाया 0.72, सेकंड ईयर वाले पे मिलेगा, फर्स्ट ईयर वाले पे मिलेगा। ऐसी फोर्थ में तो 4 बार मिलेगा अगर देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। तो फर्स्ट ईयर वाले का 6 करोड़ पर 12% से 0.72, 0.72, 0.72, 0.72, 0.72, 0.72, 0.72 मिलता रहेगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर अगर री इन्वेस्ट ना भी करें तो फर्स्ट ईयर का ही मिलता रहेगा, सेकंड ईयर का भी मिलता रहेगा इनफाइनाइट तक। आप बताओ इन सब की परसेंट वैल्यू निकालोगे नहीं निकालोगे? इन सब की परसेंट वैल्यू। फिर आप ये जो 0.72 इन सब की परसेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? एक जैसा कैश इनफ्लो है, एक जैसा कैश इनफ्लो है, ई माइनस डी इंटू में आर, ये एक जैसा कैश इनफ्लो है। इसे डिवाइड करोगे किससे? के ई से। फर्स्ट ईयर वाले का निकाला है। फिर यही काम आप सेकंड ईयर वाले के लिए करोगे। भाई पहले तो आपने ये फर्स्ट ईयर वाले के लिए किया। ये 0.72 आपको जो 6 करोड़ फर्स्ट ईयर का है उस पर 0.72 मिला। उस 6 करोड़ पे सेकंड ईयर में भी तो 0.72 मिलेगा ना। इस 6 करोड़ पे थर्ड ईयर में 0.72 मिलेगा ना। इस 6 करोड़ पे इनफाइनाइट ईयर तक 0.72 मिलता रहेगा। ऐसी सेकंड ईयर का जो 6 करोड़ है उस पे अलग मिलेगा 0.72, 0.72, 0.72। अब हमने जो परसेंट वैल्यू निकाली ये फर्स्ट ईयर वाले की निकाली, सेकंड ईयर वाले की तो निकाली ही नहीं। अब हम सेकंड ईयर वाले की निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे सेकंड ईयर वाले की? सेकंड ईयर वाला शुरू होगा सेकंड ईयर से, इसकी 0.72, 3, 4 इन्फिनिटी यहां मिलेगा, फिर इसका यहां भी मिलेगा, इसका 0.72 यहां भी मिलेगा, इसका 0.72 यहां भी मिलेगा। फिर हम इन सब की क्या निकालेंगे?
परसेंट वैल्यू कौन से ईयर पे निकलेगी इन सब की परसेंट वैल्यू? सेकंड ईयर पर। ये सेकंड ईयर पर निकलेंगी 0.72 अपॉन के। ऐसे ही हम फिर T3 के लिए निकालेंगे। T1 T2 का कर चुके, अब हम T3 के लिए निकालेंगे। 0.72 यहां मिला, फिर इसका 0.72 यहां भी मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई जो 6 करोड़ थर्ड ईयर के हैं उस पर भी 0.72 मिलेगा, फिर उसी 6 करोड़ पे फोर्थ पे भी मिलेगा, उसी 6 करोड़ पे फिफ्थ पे भी मिलेगा, उसी 6 करोड़ पे सिक्स पे भी मिलेगा। फिर इनकी परसेंट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक जैसे कैश इनफ्लो है, बस इसको डिवाइड कर देंगे के से। ऐसे ही फोर्थ वाले को भी कर देंगे, ऐसे ही फिफ्थ वाले को भी कर देंगे। तो अब जरा गौर से देखो हमने क्या किया। अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच गए? अल्टीमेटली हम यहां पहुंच गए। T1 T2 T3 T4 T इंफिनिटी। जो फर्स्ट ईयर का 6 करोड़ रुपए है उसकी परसेंट वैल्यू निकाल दी ऐसे। ये परसेंट वैल्यू निकाली हमने फर्स्ट ईयर की जो रिटेन अर्निंग थी उसकी रिटर्न की। फिर सेकंड ईयर में जो 6 करोड़ कमाए उसकी परसेंट वैल्यू 6 करोड़, जो 6 करोड़ की रिटेन अर्निंग है उस पर 12% जो कमाया 0.72 वो थर्ड ईयर में भी कमाया होगा, फोर्थ में भी। ऐसे ही हमने थर्ड ईयर में 6 करोड़ रुपए जो री इन्वेस्ट किए उस पर भी 12% कमाया होगा। वो 12% मतलब फर्स्ट ईयर वाले 6 करोड़ पे अलग कमाएंगे हम, सेकंड ईयर की रिटेन अर्निंग पर अलग रिटर्न होगी, थर्ड ईयर की रिटेन अर्निंग पर अलग रिटर्न होगी। इस बात पर जोर दीजिए आप लोग। भाई फर्स्ट ईयर में 6 करोड़ रुपए बचा है ना, उस पर 12% 72 लाख हो गया, तो उस पर 12% सेकंड ईयर में भी तो मिलेगा ना हमको। भाई एक ही बार थोड़ी मिलेगी, पैसा लगाया तो बार बार। भाई आपने बैंक में फर्स्ट ईयर 6 करोड़ रुपए जमा कर दिए, 12% SBI बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 72 लाख रुपए। तो क्या इस 6 करोड़ पे अब सेकंड ईयर में ब्याज नहीं मिलेगा, आप इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा 72 लाख, थर्ड ईयर में भी मिलेगा। मगर फिर जो सेकंड ईयर में 6 करोड़ रुपीज आप बैंक में जमा करा रहे हो, फर्स्ट ईयर में तो 6 करोड़ अलग जमा करा है। दिमाग में लाना, आपने 3 साल तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ जमा कराए। तो फर्स्ट ईयर जो 6 करोड़ कमाए 72 लाख मिलेंगे, तो सेकंड ईयर में सिर्फ सेकंड ईयर के 6 करोड़ पे मिलेंगे या फर्स्ट ईयर वाले पे भी मिलेंगे? मिलेंगे ना फर्स्ट ईयर वाले पे भी, और फिर थर्ड ईयर में भी मिलेंगे फर्स्ट ईयर वाले पे, और सेकंड वाले के भी मिलेंगे थर्ड में। मतलब फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट के मिलेंगे, सेकंड में फर्स्ट के भी मिलेंगे और सेकंड के मिलेंगे, थर्ड में फर्स्ट के सेकंड के थर्ड के मिलेंगे। तो हमने क्या किया, T1 वाले का इनफाइनाइट ईयर्स तक ये परसेंट वैल्यू आ गई T1 वाले की T1 पर, ये परसेंट वैल्यू आ गई T2 पर, ये परसेंट वैल्यू आ गई T3 पर, ये परसेंट वैल्यू आ गई T4 पर। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, T4 पर ये परसेंट वैल्यू आज की ये तो परसेंट वैल्यू आ गई T1 पर, ये परसेंट वैल्यू आ गई T2 पर। अब इन सब की तो परसेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो आज की परसेंट वैल्यू निकलेगी। ये जो परसेंट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इस जगह पर, वो ये परसेंट वैल्यू तो जो 6 करोड़ रुपए आपने लगाए थे 12% के रेट से फर्स्ट ईयर, फिर उस पर 72 लाख फर्स्ट ईयर में मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला, फोर्थ में मिला, फिफ्थ में मिला, 100वें ईयर पे मिला, 200वें ईयर पे मिला, इनफाइनाइट ईयर तक। तो ये तो परसेंट वैल्यू T1 पर आई ना, फिर ये T2 पर आई। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा आप। भाई आपने T1 पर बेटा 6 करोड़ रुपए 12% के रेट से री इन्वेस्ट कर दिए, 72 लाख रुपीज आपने कमा लिए। तो इसी 6 करोड़ रुपए पे दोबारा 12% कमाओगे ना, इसी पर यहां पर भी कमाओगे ना 7.72। तो 6 करोड़ फिर यहां पे भी तो लगा रहे हो, यहां पर भी 0.72 कमा रहे हो, फिर इसके यहां पर भी 0.72 कमा रहे हो, थर्ड ईयर में 6 करोड़ अलग से लगा रहे हो। यानी कि अगर थर्ड ईयर में देखा जाए तो 3 तरह के 0.72 है, 1 2 3। फोर्थ ईयर में 4 तरह के 0.72। तो मेरा कहने का मतलब है जो फर्स्ट ईयर में आपने री इन्वेस्टमेंट की है उसका 0.72 0.72 0.72 0.72 उसकी परसेंट वैल्यू तो ये है, सेकंड ईयर वाले की परसेंट वैल्यू है, थर्ड ईयर वाले की परसेंट वैल्यू। अब इन सब ये इनफाइनाइट ईयर वाले की परसेंट वैल्यू ये है। अब इन सब की भी तो परसेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो आज की परसेंट वैल्यू आएगी T0 वाली। भाई ये तो कुछ अमाउंट आ गया इसका, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। अब इनकी भी तो परसेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ये कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा।
जब हम इसे 10% से डिवाइड करेंगे, इसे 10% से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7.2, ये आ गया 7.2, ये आ गया 7.2, ये आ गया 7.2, 7.2 10% है ना यही, तो 10% से डिवाइड करेंगे 7.2 हो जाएगा। 0.72 को 10% से डिवाइड करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, ये 7.2 हो जाएगा, ये 7.2 हो जाएगा, ये 7.2, ये 7.2। मगर ये जो परसेंट वैल्यू है ये फर्स्ट ईयर के एंड पर है, T0 पर नहीं है। ये जो परसेंट वैल्यू है T2 पर है, ये T0 पर नहीं है। ये तो परसेंट वैल्यू उस अमाउंट की आई है जो सेकंड ईयर में 6 करोड़ रुपए बचाकर 12% लगाए हैं आप, 12% कमा रहे हैं आप। 0.72 सेकंड ईयर पर से शुरू किया होगा 0.72 कमाना। फर्स्ट ईयर वाले का अलग से, तो फर्स्ट ईयर वाले का आ गई आपकी परसेंट वैल्यू 7.2, सेकंड ईयर वाले की आ गई 7.2 अलग, थर्ड ईयर वाले की 7.2 अलग, फोर्थ ईयर वाले की 7.2 अलग, इनफाइनाइट वाले की 7.2 अलग। अब इन सब की भी तो परसेंट वैल्यू निकालोगे, नहीं निकालोगे? अब इनकी कैसे निकालोगे? एक जैसे इनफ्लो है, इनको दोबारा से ये जो फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का और ये इनफाइनाइट ईयर का, इनको दोबारा से डिवाइड कर दो कई से। एक बार पहले कर चुके, एक बार दोबारा। तो कैसे हुआ ये? कैसे क्या किया आपने? परसेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिटर्न, ऑल रिटर्न, एक रिटर्न नहीं है, ऑल रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग भी कोई एक साल थोड़ी है, फर्स्ट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग अलग है, सेकंड ईयर की रिटेन्ड अर्निंग अलग है। यानी कि ई माइनस डी सिर्फ फर्स्ट ईयर पे थोड़ी हुआ होगा 6 करोड़, सेकंड ईयर पे भी 6 करोड़ हुआ होगा। फर्स्ट ईयर पे 6 करोड़ पे 12% थोड़ी कमाए होंगे, सेकंड ईयर पे भी कमाए होंगे। तो ई माइनस डी इंटू में आर का मतलब हो गया, आर का मतलब रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग अपॉन के, अपॉन के। तो ये फर्स्ट, अगर सिर्फ इतना छोड़ दूं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर पे जो रिटेन्ड अर्निंग हो रही है, फर्स्ट ईयर पे जो रिटेन्ड अर्निंग हो रही है आपको, सिर्फ उसी को री इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आप सेकंड ईयर वाले को भी री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप थर्ड ईयर वाले को भी री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फोर्थ ईयर वाले को भी री इन्वेस्ट कर रहे हो, सबकी इनफाइनाइट लगी। तो पहले फर्स्ट ईयर वाले की परसेंट वैल्यू हमने फर्स्ट ईयर पे निकाल दी, सेकंड वाले की सेकंड पे निकाल दी, थर्ड वाले की थर्ड पे निकाल दी। और कैसे निकाली? ई माइनस डी इंटू में आर अपॉन के। फिर इन सब की जब परसेंट वैल्यू आ गई तो उसको दोबारा से परसेंट वैल्यू निकाली ताकि T0 पे आ सके। और फॉर्मूला क्या बनेगा? अब एक तो डिविडेंड है हमारा फ्यूचर बेनिफिट अपॉन में के, ये इसकी परसेंट वैल्यू हो गई। दूसरा ई माइनस डी इंटू में आर अपॉन के, होल अपॉन के। तो कोई पूछे ये दो बार के से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो कहना फर्स्ट ईयर की रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट करते अगर हम, बस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे ना री इन्वेस्ट करते, सिर्फ फर्स्ट ईयर पे री इन्वेस्ट करते, तो आर अपॉन के ही हो गया खत्म काम। यानी कि सेकेंड ईयर में हम कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। जबकि वॉल्टर कह रहा है इनफाइनाइट लाइफ है, कांस्टेंट ईपीएस है, 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो 14 रुपए अगर आपने फर्स्ट ईयर में डिविडेंड दे दिया तो 6 ईयर रुपए आपका रिटेन अर्निंग बचा, जिसपे 12% के रेट से आपने 0.72 कमाया। तो 0.72 आपने फर्स्ट ईयर में नहीं कमाया, आपने वो 0.72 आपने फर्स्ट ईयर वाले पैसे पे सेकंड ईयर में भी कमाया, आपने उस पैसे पे थर्ड ईयर में भी कमाया, आपने उस पैसे पे फोर्थ ईयर में भी कमाया, आपने उस पैसे पे फिफ्थ ईयर में भी कमाया। ये उसकी परसेंट वैल्यू है, परसेंट वैल्यू आ गई। अब सेकंड ईयर में फिर से दोबारा 20 रुपए कमाया आपने, 20 में से 14 तो दे दी शेयर होल्डर को, 6 रुपए जो बचे उस पर 12% के रेट से फिर इन्वेस्ट कर दिया। तो वो 0.72 अलग है, फर्स्ट ईयर वाले पे 0.72 अलग मिल रहा होगा, फिर उसको के से डिवाइड करा थर्ड ईयर वाले का। अब ये तो 0.72, 0.72, 0.72, 0.72 बहुत सारे हो गए। फिर हमने फर्स्ट ईयर वाले की अलग निकाल दी परसेंट वैल्यू, सेकंड ईयर वाले की, तो ये 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, फिर इन सब की एग्रीगेट परसेंट वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से डिवाइड किया और ये फॉर्मूला बन गया के डी प्लस ई माइनस डी इंटू में आर अपॉन के। ये बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देखिएगा आईसीआई का मॉड्यूल, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आईसीआई के मॉड्यूल से क्वेश्चन करने सारे के सारे, कुछ मैं भी बता दूंगा अभी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से नोट करना है, एक बार देख लीजिएगा और वो भी समझ में आ जाएगा जो मैंने भी बताया था आपको।
कॉन्सेप्ट 2 है। 1 में तो हमने एक थ्योरी बताई है, थ्योरी ऑफ डिविडेंड है, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव बताया है। जेम्स वॉल्टर क्या कहता है, एज पर वॉल्टर मॉडल प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड्स अपॉन डिविडेंड। वो कहता है कि डिविडेंड बांटोगे या नहीं बांटोगे, इससे शेयर के दाम पर फर्क पड़ता है। और जहां पर शेयर प्राइसिंग पर डिविडेंड का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उसको हम रेलिवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड कहते हैं। इसीलिए हमने रेलिवेंट थ्योरी में वॉल्टर और गॉर्डन दोनों को लिखा। डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, डिविडेंड दिया जाए या नहीं, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न पर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर, यानी कि आर पर और केई पर। मतलब बेटे अगर आर रेट ऑफ रिटर्न केई से ज्यादा है तो इसमें आप ये देखिए, वॉल्टर का कहना यह है कि जहां पर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा होगा वहां पर हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे। अभी मैंने आपको बताया था ना, यानी कि अगर आर केई से ज्यादा है, मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न 12% है और केई 10% है, तो कंपनी को चाहिए कि अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कुल 10% है और आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं, तो आप कंपनी वाले शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दें। डिविडेंड नहीं देंगे तो कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है मात्र 10% की, और कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो 12% कमा के दे रही है। कंपनी के पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे स्कोप है, ऐसी उनके पास सिंक्रो मतलब वो ऐसे चीजों को कर सकते हैं परफॉर्म कि वो 12% रिटर्न कमा सकते हैं। तो कंपनी को चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स पूरी रखे, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे। यानी कि अगर आर रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन केई है तो डीपीएस और एमपीएस का कॉरिलेशन नेगेटिव होगा, यानी कि डिविडेंड पर शेयर जितना कम होगा मार्केट प्राइस पर शेयर उतना ज्यादा होगा। और ऐसी केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, यानी कि डिविडेंड शेयर होल्डर को ना दे। बट अगर आर है आपका मान लीजिए 8% और केई है 10%, तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 10 है, शेयर होल्डर 10% उनको लग रहा है वो खुद कमा सकते हैं, तो आप उनके पैसे को री इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, रिटर्न कम है, तो आप री इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप शेयर होल्डर को सारा का सारा पैसा दे दीजिए। इसीलिए हमने एक केस में ये देखा था कि जितनी भी अर्निंग थी 20 रुपीज, वो हम सारा का सारा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और जहां पर आर के ई के बराबर हो वहां कोई कॉरिलेशन नहीं है, चाहे डिविडेंड आप दें चाहे ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वॉल्टर का कहना है कि आर और के ई इस पर डिपेंड करता है कि डिविडेंड दे या ना दे। अगर आर रेट ऑफ रिटर्न के ई से ज्यादा है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 12% रेट ऑफ रिटर्न था और के ई 10% था, जबकि हमने डिविडेंड वहां पर 70% दिया था, तो कोशिश करें कि वहां पे डिविडेंड ना दें। 70 क्या दे ही नहीं, वॉल्टर की सजेशन ये है कि दे ना, 0% आप डिविडेंड दें, डिविडेंड दे ही नहीं, सारी की सारी अर्निंग रिटेन करें और उसको री इन्वेस्ट कर दें, तो जो शेयर के दाम है वो ज्यादा आएंगे, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होता है केई से, तो फिर वहां पर 100% डिविडेंड बांट दें, ये वॉल्टर का सजेशन है। बट जब हमने अपने एग्जाम्पल में दिया आर ग्रेटर देन केई था, 12% था आर और केई 10% था, फिर भी हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% लिया, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि वॉल्टर ने वो जो फॉर्मूला डेवलप किया था वो कैसे डेवलप किया था। तो आपको ये नोट करना है, सबसे पहले ये नोट करना है। और इसने एक फॉर्मूला, आप जब आप नोट करेंगे तो मैंने ये फॉर्मूला आपको समझा दिया। और देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जी अपॉन में जो केई है ये 2 बार है, इस पर जोर देना है। मैंने इस पर बहुत जोर दिया है अपने लेक्चर में कि ई माइनस डी है रिटेन्ड अर्निंग, इनटू में आर रिटेन्ड अर्निंग पर कमाया गया पैसा। ये जो रिटेन्ड अर्निंग पर पैसा आप कमाएंगे 0.72, ये फर्स्ट ईयर वाला 0.72, 0.72, 0.72, 0.72 चलता रहेगा। सेकंड ईयर वाला 0.72 अलग चलेगा, थर्ड ईयर वाला 0.72 अलग चलेगा, फोर्थ ईयर वाला 0.72 अलग चलेगा। तो सारे जितने भी 0.72 हैं जो रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग हैं वो अलग अलग हैं। फर्स्ट ईयर वाले की अलग चल रही है इनफाइनाइट ईयर तक, सेकंड ईयर वाले की इनफाइनाइट ईयर तक अलग चल रही है, थर्ड ईयर वाले की इनफाइनाइट ईयर तक अलग चल रही है। उन सब की हमने परसेंट वैल्यू निकाली केई से। तो फर्स्ट ईयर वाले के 0.72 को हमने डिवाइड करा केई से 10% से 7.2 आ गया। फर्स्ट ईयर वाले रिटेन अर्निंग के रिटर्न की परसेंट वैल्यू आ गई 7.2।
सेकेंड ईयर वाले की परसेंट वैल्यू भी 7.2 आ गई, थर्ड ईयर वाले की 7.2, फोर्थ ईयर वाले की 7.2, फिफ्थ ईयर की 7.2। तो ये जो 7.2 है, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग। तो फर्स्ट वाले की 7.2 परसेंट वैल्यू आई है T1 पर, सेकंड वाले की जो 7.2 परसेंट वैल्यू आई है वो T2 पर। मगर प्राइस तो P0 पर निकालना है, यानी कि T0 पर आज निकालना है, टुडे मार्केट प्राइस ऑफ द टुडे निकालना है आपको। तो वो निकालने के लिए वो जो 7.2 7.2 7.2 7.2 इनफ्लोज आए हैं अलग अलग, फिर उनको दोबारा से आप केई से डिवाइड करेंगे। ये डिविडेंड को अलग से केई से और इनको अलग से, मैंने अभी फॉर्मूले में आपको ये बात समझा दी है। फिर उसके बाद उसने ये सजेशन दिया कि अगर कंपनी ग्रोथ सिचुएशन में, कंपनी कब ग्रोथ सिचुएशन में होती है, तब जब कॉस्ट कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। कंपनी डिक्लाइन सिचुएशन में तब होती है जब रिटर्न कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो। कंपनी कॉन्स्टेंट सिचुएशन में तब होती है जब रिटर्न और कॉस्ट दोनों इक्वल हो, वहां पे डिविडेंड आप बांटे या नहीं बांटे, मार्केट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनको नोटिंग कर लें। ये लीजिए, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये समझाया, 3 अजम्पशंस भी लिख दी हैं जो मैंने बोली थी। फिर एग्जाम्पल वन में हमने ये लिया कि सारा का सारा जो अर्निंग है वो अगर शेयर होल्डर को बांट दे, और अर्निंग सारी की सारी शेयर होल्डर में कब बांटता है, जब डिक्लाइन सिचुएशन होती है। बट मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, मैंने तो R 12% लिख दिया, KE 10% लिख दिया, अर्निंग 20 लिख दिया। मगर ये अर्निंग तभी सारी की सारी शेयर होल्डर को दी जाती है एज पर वॉल्टर, जब R कम हो और KE ज्यादा हो। मतलब ऐसे हो, मान लो R, उसे समझाने के लिए मैं ये कर देता हूं, R 8% है और KE 10% है, यानी कि कंपनी किस सिचुएशन में, कंपनी इज इन डिक्लाइन कंडीशन। तो ऐसी जगह पर जब डिक्लाइन कंडीशन में हो तो सारे के सारा डिविडेंड, सारी की सारी अर्निंग डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, और वो कर दी। फिर यहां से हमने फॉर्मूला समझाने की कोशिश की, कैसे अर्निंग में से कुछ डिविडेंड दे देंगे, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। जो डिविडेंड दे दिया वो डिविडेंड है। जो डिविडेंड जैसे 20 रुपीज की अर्निंग है, 14 डिविडेंड दे दिया, 6 रुपए ये हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग। फिर इस 6 रुपीज पर R रेट से, यानी कि 12% के रेट से हम कमाएंगे, वो हमारी हो गई रिटेन्ड अर्निंग टू बी रीइन्वेस्टेड एट R। रिटेन्ड अर्निंग ये है E माइनस डी, और R है हमारा उसका रेट ऑफ रिटर्न। ये है D, डिविडेंड। ये दोनों हैं हमारे फ्यूचर बेनिफिट। इसको हमने अलग के ई से डिवाइड करा और इसको हमने अलग के ई से डिवाइड करा, मगर इस पोर्शन को 2 बार के ई से डिवाइड किया जा रहा है, इस वाले पोर्शन को। और 2 बार क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, और मैंने फिर यहां पर भी लिखा है इसी चीज को समझाने के लिए। देखिए पहले ये नोट कर लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहां से छोड़ भी सकते हैं, इस जगह से चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली तो आपका आंसर यहां समाप्त हो गया। ये अब जरा यहां देखिए, सपोज डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने एज्यूम कर ली 70% और अर्निंग पर शेयर 20 है। T0 T1 T2 T3 T4 T इंफिनिटी तक डिविडेंड 14 14 14 14 मिलता चला जा रहा है। बट हमारा सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट ये 14 रुपीज नहीं है, इस 6 रुपए पर जो हमें री इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, तो इस 6 रुपए का री इन्वेस्टमेंट करके जो हमें रिटर्न होगी 12% के रेट से 0.72, तो वो सिर्फ इस ईयर में नहीं मिलेगी, इस 6 रुपए का यहाँ पे भी मिलेगा, इसी 6 रुपए का यहाँ पे भी मिलेगा, इस 6 रुपए का यहाँ भी मिलेगा, इस 6 रुपए का यहाँ भी मिलेगा। यानी कि 0.72 को अगर मैं KE से डिवाइड कर रहा हूं तो पॉइंट्स, तो एक बार तो यहाँ की परसेंट वैल्यू निकली, एक बार यहाँ की परसेंट वैल्यू, एक बार यहाँ, फिर इन सब की एग्रीगेट भी परसेंट वैल्यू निकाल दी हमने। इसको नोट करिएगा, ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं आपको। ये लीजिए, ये सब मैं लिख चुका हूं। बस ये वाला जो पोर्शन है इसमें KE 2 बार आ रहा है, डिविडेंड में अपॉन KE 1 ही बार आ रहा है, और यहाँ पर 2 बार आ रहा है, इसलिए लिखा मैंने नाउ वाई दिस KE,
ये दोबारा के ई क्यों है, तो उसको समझाया फिर यहाँ पर। ये तो हमने डिविडेंड की परसेंट वैल्यू निकाल ली, डिविडेंड अपॉन के ई। नोटिंग भी करते रहिएगा पॉज कर करके। और प्लस हम अब जो रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग है उसकी के ई कैसे निकालेंगे। ये है रिटेन्ड अर्निंग 20 माइनस 14 6 का 12%, इसका रिटर्न 0.72। ये 0.72 फर्स्ट ईयर पे मिला, यही वाला 0.72 सेकंड ईयर पे भी मिला, ये वाला 0.72 हमें थर्ड ईयर पे भी मिला, यही वाला 0.72 फर्स्ट फोर्थ पर और इनफाइनाइट ईयर तक। हमने इस 0.72 को के ई डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड करा, 7.2 आया, वो 7.2 यहाँ की परसेंट वैल्यू आई। फिर T2 पर जो 6 रुपीज है उस पर 12% 0.72 वो सेकंड पे मिला, फिर इसी पे यही वाला पैसा फिर थर्ड पे भी मिला, यही वाला पैसा फोर्थ पे भी मिला, यही वाला पैसा फिर फिफ्थ पे मिला। फिर हमने इस 0.72 को, क्योंकि कैश इनफ्लोस परपेचुटी तक एक जैसे हैं, इक्वल हैं, हमने इसे डिवाइड करा, ये 7.2 यहाँ की परसेंट वैल्यू आई T2 की। फिर ये जो थर्ड वाला 6 रुपए है इसको 12% के रेट से 0.72 यहाँ मिला, यही वाला पैसा फोर्थ पे मिला, ये वाला पैसा फिफ्थ पे मिला, ये वाला पैसा सेकंड पे नहीं मिला, ये वाला पैसा यहीं से शुरू हुआ है। हमने इसको डिवाइड करा परसेंट वैल्यू फैक्टर से, तो यहाँ की परसेंट वैल्यू आ गई। तो 7.2 इसकी परसेंट वैल्यू, 7.2 इसकी परसेंट वैल्यू, 7.2 इसकी परसेंट वैल्यू, 7.2 इसकी परसेंट वैल्यू और 7.2 इसकी परसेंट वैल्यू। ये परसेंट वैल्यू आई है T1 पर, ये परसेंट वैल्यू T2 पर, ये परसेंट वैल्यू, इसको मैंने आगे समझाया है। इसको मैंने जैसे मैं डिवाइड कर दूंगा के ई से, तो मैंने ये समझाया, बट इट इज ओनली फॉर T1, मतलब ये जो परसेंट वैल्यू है T1 के लिए है। T2 वाले कैश इनफ्लो की परसेंट वैल्यू यहां पर है, ये यहां समझाया। इसको पॉज करके नोट जरूर करना है। ये वाला 0.72 इस पर नहीं मिला होगा, इस T1 वाले का अलग मिल रहा होगा, इसका अलग मिल रहा होगा, और T3 वाले का अलग मिल रहा होगा, ऐसे T4 वाले का मिलेगा। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे। अब हमने ये जो 0.72 को के ई से डिवाइड करा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है फॉर फर्स्ट ईयर रिटर्न ऑन रिटर्न रिटेन्ड अर्निंग। ये 7.2 आ जाएगा हमारा, तो ये 7.2 T1 पर आया, ऐसे ही 7.2 T2 पर आ जाएगा, ऐसे ही 7.2 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आ जाएगा, ऐसे ही 7.2 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आ जाएगा, ऐसे ही 7.2 आते रहेंगे। फिर इन सारे 7.2 की हमें फिर से परसेंट वैल्यू निकालनी है। नाउ परसेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज परसेंट वैल्यू, इन सब परसेंट वैल्यू की परसेंट वैल्यू निकालनी है। तो इन सब परसेंट वैल्यू की जब परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 0.72 को पहले ऑलरेडी के ई से डिवाइड कर दिया है, फिर इनके एग्रीगेट को फिर से के ई से डिवाइड करेंगे। परसेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, तो ई माइनस डी इंटू में आर अपॉन के ई को दोबारा के ई से डिवाइड करा। तो ऐसा करने से हमारे दो फ्यूचर बेनिफिट थे, एक ये, इसको दो बार के ई से डिवाइड करा, क्योंकि इसमें बार बार हमको पैसा मिल रहा है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद आप आईसीआई का क्वेश्चन निकालिएगा जो मुझे कराना है। तो दोस्तों ये आपके सामने वॉल्टर मॉडल का आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। XYZ लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, ये दिया हुआ है, या एंड 12%, मतलब के ई 10% है और आपका आर 12% है। एज पर वॉल्टर मॉडल हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, और प्राइस ऑफ द शेयर कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, ये मैं नोटिंग करा दूंगा आपको, समझिएगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का। वो कह रहा है कि अर्निंग 10 रुपीज है, के ई 10% है, आर 12% है। तो हमसे दो बातें उन्होंने पूछी हैं जिन पर ध्यान देना है। एक तो हमें वॉल्टर मॉडल के हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो बतानी ऑप्टिमम। तो आप देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन इसके, आर ग्रेटर देन के ई है। तो कंपनी इज इन ग्रोथ सिचुएशन में है,
In such a condition, company should not distribute dividend. कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए. कंपनी should not distribute dividend. Hence, dividend payout ratio ये इलस्ट्रेशन आपको आईसीआई के मॉड्यूल में मिल जाएगा. हेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0. ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है एज पर वॉल्टर. अगर रिवर्स होता, आर लेस देन के ही होता, तो फिर 100% डिविडेंड हम बांट देते. और दूसरा हमको शेयर प्राइस बताना है एज पर वॉल्टर. डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग की रिटर्न, इसकी परसेंट वैल्यू, होल की परसेंट वैल्यू. तो डिविडेंड तो हम बांट ही नहीं रहे शेयर होल्डर को, 0. अर्निंग हमारी 10 है, डिविडेंड हम नहीं दे रहे. रेट ऑफ रिटर्न हमारा 12% है, डिवाइड बाई 10%, होल अपॉन 10%. 10 रुपए का 12% आएगा 1.2. 1.2 को 10% से डिवाइड करेंगे 12 आएगा. फिर 12 को अगेन 10% से डिवाइड करेंगे तो 120 रुपए पर शेयर आएगा. ये हमारे शेयर का दाम हो गया. और 120 से कम ही आएगा अगर आप यहाँ पे डिविडेंड बांट देंगे. आप इस 10 रुपए में से 3 रुपए बांट के देख लीजिए. यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा. और फिर आप कैलकुलेशन करके देखिएगा 120 से कम आएगा. तो वॉल्टर का कहना है कि जो उसने फॉर्मूला दिया है और उसकी कंडीशंस के हिसाब से चलेंगे तो शेयर का प्राइस मैक्सिमम आएगा. और अगर ये मान लो रिवर्स होता, आर 10% होता और के ई 12% होता, तो फिर यहाँ पे हमें रिटेन्ड अर्निंग 0 करनी थी और सारा का सारा डिविडेंड देना था उस कंडीशन में, तब ज्यादा आता आंसर. इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे. आईसीआई मॉड्यूल का है ये भी इलस्ट्रेशन है आईसीआई मॉड्यूल का, आपको मिल जाएगा. मैं दिखा भी देता हूँ. ये इलस्ट्रेशन है आईसीआई मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन 3. The following figures are collected from the annual report of XYZ Limited. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30 लाख का, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर दिए 100 लाख की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंप्यूट करना है, अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बतानी है, और कह रहे हैं शेयर प्राइस 42 है बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल. ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया है. आइए अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. सॉल्यूशन देखिए. नेट प्रॉफिट है हमारा, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं इसको, तो कुछ नहीं बोला. टैक्स का रेट वैसे भी है नहीं, तो ये आफ्टर टैक्स ही है नेट प्रॉफिट. प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा आपका 100 लाख का 12%, 100 लाख का 12%, 12 लाख, 18 लाख आ गया. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. आप यहीं से इलस्ट्रेशन डालकर ये सॉल्यूशन ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बुक के अंदर है आईसीआई के मॉड्यूल में. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे पास 3 लाख क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, तो हम अर्निंग पर शेयर कंप्यूट कर सकते हैं 18 लाख रुपीस डिवाइड बाई 3 लाख शेयर्स, और हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 6 रुपए पर शेयर. ये आ गया 6 रुपए पर शेयर. कह रहा है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताओ ताकि प्राइस ऑफ द शेयर 42 रहे. तो इसमें हमें वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस दिया हुआ है. वॉल्टर मॉडल क्या है? ये है वॉल्टर मॉडल, और E माइनस डी माइनस डी
वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है और रेट ऑफ रिटर्न 20% है। तो अगर देखा जाए, अगर पूछता वो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताओ, तो मैं तो कहता कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होनी चाहिए, सारा का सारा हमको रिटेन अर्निंग रखना चाहिए। बट उसने शेयर का दाम बता दिया हमको, शेयर का दाम नहीं बताता और शेयर का दाम पूछता तो फिर हम डिविडेंड 0 रखते, जैसा भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। बट अब वो ऐसा नहीं कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ऑल्दो देना नहीं चाहिए, ताकि शेयर का दाम 42 आ जाए। तो ये शेयर का दाम दिया हुआ है, डिविडेंड हमें नहीं मालूम, अर्निंग हमको मालूम है 6 रुपए, डिविडेंड नहीं मालूम, आर हमें मालूम है 20% डिवाइड बाई 16% होल अपॉन 16%। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो डिविडेंड आ जाएगा आपका 3.12 और डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगी आपकी 6 रुपीज में से, यानी कि डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। डीपीएस 3 रुपये 12 पैसे, ईपीएस 6 रुपये इंटू में 100, यानी कि 52% डिविडेंड दिया जा रहा है। जबकि एज पर वॉल्टर मॉडल डिविडेंड नहीं दिया ना जाना चाहिए था, बट वॉल्टर वो कह रहे हैं हमने वॉल्टर के हिसाब से ही निकाला है और 42 प्राइस रख रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। अगर ये 42 प्राइस ना दिया होता और हमसे कहता है प्राइस बताओ, तो हम यहाँ डिविडेंड 0 रखते, क्योंकि आर ग्रेटर देन के ही है। अच्छा, रख के देखते, ये 0 ये 0, 6 रुपए का 20% आता आपका, 6 रुपए का 20% 1.2, 1.2 को हम 1.2 को हम डिवाइड करते पहले 16% से, 7.5, फिर 16% से डिवाइड करते, तो ये आ जाता 46.875, यानी कि इसका मैक्सिमम प्राइस 46 हो सकता था, बट क्वेश्चन में हमें 42 दिया था और डिविडेंड बताना था, यानी कि 42 आप खुद देख सकते हैं, जबकि इसका ऑप्टिमम प्राइस 46 तक आ सकता था। यानी कि इसने डिविडेंड पार्ट कर शेयर का दाम 4-5 रुपए कम कर लिया है। आज इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के समझ में आएगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके भी आएगा, और किसी के नहीं समझ में आए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, कोई किसी तरह की क्वेरी हो तो मैं उसमें बता दूंगा आपको क्वेरी में। मैंने कोशिश की है बार बार एक ही बात को रिपीट करने की, 2 बार के ही क्यों आया है।